हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 33 का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स IIT JEE नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 33, फाइंड द मास कैपिटल M ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर 5E16 which will prevent the smaller block of mass small m from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings and the pulleys are light. Problem 33 में फिगर 5E16 में शो किए गए ब्लॉक पिंड का लटकने वाला मास हैंगिंग मास कैपिटल M का वैल्यू को फाइंड करना है, मालूम करना है, जो एक ट्रायंगुलर ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है, जिसे हॉरिजॉन्टल सरफेस और टेबल पर रखा गया है। तो उस पर रखे गए, उस पर लाई करने वाला उस ट्रायंगुलर ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है, M डैश है, तो उस पर लाई करने वाले उस पर रखा गया मास स्मॉल m को स्लिप करने से रोक दे, तो उस हैंगिंग मास कैपिटल M का वैल्यू को फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम में दिए गए सभी सरफेसेस, जितने भी पृष्ठें हैं, जितने भी सतहें हैं, वे सभी फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित हैं और स्मूथ हैं, चिकनी हैं एंड स्ट्रिंग्स जो डोरी है हैंगिंग मैंने ब्लॉक जिसे लटकाया गया है डोरी के एक एंड से, वन एंड से, जबकि अनदर एंड उसी स्ट्रिंग के अनदर एंड से ट्रायंगुलर मास को भी कनेक्ट किया गया है। तो जो स्ट्रिंग है एंड पुली वह दोनों हल्की हैं, दैट इज मासलेस हैं, उनके मासेस को जीरो कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि हैंगिंग ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है, जिसके मास को फाइंड करना है, वह एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और टेबल पर रखे गए ट्रायंगुलर मास, जो ट्रायंगल के शेप का मास है, त्रिभुज के आकार का जो मास है, जिसका मास कैपिटल M है, बॉडी ब्लॉक पिंड जो त्रिभुज के आकार का है, ट्रायंगुलर शेप का है, जिसका मास M डैश है। तो और इस ट्रायंगुलर मास पर ही स्मॉल m मास का ब्लॉक रखा गया है, जो कि स्लिप ना करे। तो उस सिचुएशन में कैपिटल M मास के वैल्यू को, जो हैंगिंग मास है, स्ट्रिंग से लटकने वाला मास, एक फिक्स्ड पुली से होकर फिक्स्ड स्मूथ पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि इस टेबल के हॉरिजॉन्टल टेबल के अदर एंड पर, दूसरे एंड पर क्लैंप्ड है, उससे होकर के यह स्ट्रिंग पास कर रहा है। तो उस हैंगिंग मास कैपिटल M का वैल्यू फाइंड करना है, मालूम करना है, जो कि इस ट्रायंगुलर ब्लॉक जो त्रिभुज के आकार का पिंड है, जिसका मास कैपिटल M डैश है, उस पर रखे हुए मास स्मॉल m, जो मास लाई करता है इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर, उसको स्लिप होने से रोक दे। तो कैपिटल M का वैल्यू मालूम करना है हैंगिंग मास का। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एंड इस डायग्राम में भी शो किया गया है कि हैंगिंग मास ट्रायंगुलर मास से कनेक्टेड है एक ही स्ट्रिंग के द्वारा। तो जब हैंगिंग मास डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो उस सिचुएशन में ट्रायंगुलर मास M डैश राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड चूंकि स्मॉल m मास को स्लिप होने से रोकना है, मतलब स्मॉल m मास स्लिप ना करे इस ट्रायंगुलर सरफेस पर नीचे की ओर, तो जो कि इंक्लाइन सरफेस पर वह मास रखा हुआ है, ट्रायंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस पर जो झुका हुआ तल है, न समतल, उस पर स्मॉल m मास रखा हुआ है। तो वह नीचे स्लिप ना करे, नीचे मूव ना करे। तो वह वैसा तो तभी होगा जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम हो, मतलब कैपिटल M डैश ट्रायंगुलर ब्लॉक जिसका मास M डैश है, एंड इसको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रिंग है, उसके अदर एंड से लटकने वाला मास कैपिटल M है। तो जब कैपिटल M जो हैंगिंग मास डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो ट्रायंगुलर मास भी राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड ट्रायंगुलर मास के इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ लाई करने वाला सिचुएटेड जो स्मॉल m मास का ब्लॉक है, वह स्लिप ना करे, वह नीचे की ओर मूव ना करे इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस पर। तो वह तो तभी होगा जब
स्मॉल एम का जो एक्सेलेरेशन है वह जो सिस्टम है एम डैश एंड इस सिस्टम में अदर जो टू मासेस हैं एम डैश ट्रेंगुलर मास ट्रेंगुलर ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम डैश है एंड हैंगिंग मास के एक्सेलेरेशन के बराबर है। मतलब जब हैंगिंग मास डाउनवर्ड मोशन करेगा तो ट्रेंगुलर मास एम जिसका मास ट्रेंगुलर ब्लॉक जिसका मास एम डैश है वह राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उस पर रखा गया ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है वह स्लिप ना करे तो वह साथ साथ मूव करेगा, टुगेदर मूव करेगा एम डैश के साथ, एम डैश मास के साथ एम मास एक ही साथ मूव करेगा। तभी असंभव होगा कि वह स्मॉल एम मास स्लिप ना करे इंक्लाइन सरफेस पर, और इस स्मॉल एम मास पर जो नीचे की ओर फोर्स लगेगा वेट का कंपोनेंट एंगी साइन थीटा, उसको जो इस ब्लॉक पर स्मॉल एम मास पर जो सूडो फोर्स, क्योंकि एक्सेलेटेड सिस्टम है यह सिस्टम क्या है, गिवन सिस्टम एक्सेलेटेड मोशन का केस है, एक्सेलेटेड सिस्टम है, तो उस सिचुएशन में इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। तो सूडो फोर्स कितना लगेगा, जितना इस ब्लॉक पर फोर्स काम करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हैंगिंग मास कैपिटल एम डाउनवर्ड अगर ए एक्सेलरेशन से मूव करता है तो कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा एम डैश एंड एम का भी, वो अभी स्मॉल एक्सेलरेशन से, तो एम डैश मास किधर मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में। तो स्मॉल एम मास जो उस ट्रेंगुलर ब्लॉक का इंक्लाइन सरफेस पर है वह स्लिप न करे, नीचे की ओर स्लिप न करे, नीचे की ओर मूव न करे, वह तो तभी होगा जब स्मॉल एम मास भी एम डैश के साथ राइट डायरेक्शन में उतना ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन से मूव करे जितना एक्सेलरेशन से हैंगिंग मास डाउनवर्ड मूव करता है। एक्सेलरेशन से सपोज करें वह एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल ए है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा, उसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एंड तो मैं कह रहा था कि स्मॉल एम मास तभी स्लिप न करेगा इस ट्रेंगुलर मास के ट्रेंगुलर ब्लॉक का जिसका मास एम डैश है उसके इंक्लाइन सरफेस पर डाउनवर्ड यह तभी स्लिप न करेगा या नहीं करेगा कब, जब इस ब्लॉक पर जो फोर्स वेट काम करेगा एम जी, उसका एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा टुवार्ड्स द इंक्लाइन डाउनवर्ड एक्ट करता है। हम जानते हैं जब इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो वह नीचे की ओर जो फोर्स इंक्लाइंड जो सरफेस है इसका, इस ब्लॉक का ट्रेंगुलर ब्लॉक का, तो एम जी साइन थीटा, एंड चूंकि यह सिस्टम राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस ब्लॉक पर जो ट्रेंगुलर ब्लॉक है उसके इंक्लाइन सरफेस पर जो ब्लॉक एम मास का ब्लॉक रखा गया है, तो उस पर एक चूंकि एक्सेलेरेटेड सिस्टम है, एक्सेलरेशन से राइट जाएगा तो स्मॉल एम मास पर लेफ्ट डायरेक्शन में सूडो फोर्स काम करेगा जो कितने के इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स काम करेगा तो सूडो फोर्स भी उतना ही मैग्नीट्यूड का लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा बाईं ओर क्षैतिज दिशा में, जिसका वैल्यू उतना ही होगा एम इंटू ए ही होगा। तो उसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के, मतलब स्ट्रेंगुलर ब्लॉक के, त्रिभुज के शेप का जो ब्लॉक है जिसका मास एम डैश है, तो उसके इंक्लाइन सरफेस के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में उस सूडो फोर्स का जो स्मॉल एम मास पर जो फोर्स काम करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो पूरे सिस्टम के राइट डायरेक्शन में मोशन के कारण तो इस पर सूडो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, क्योंकि इस इंक्लाइन का मतलब ट्रेंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस नर समतल का हॉरिजॉन्टल से, मतलब हॉरिजॉन्टल टेबल से कितना इंक्लिनेशन है, थीटा, इसलिए यहाँ भी ज्योमेट्री से जो एंगल होगा, मतलब ब्लॉक इधर मूव करेगा, मतलब सिस्टम का मोशन उधर होगा, तो ब्लॉक का भी मोशन, स्मॉल एम मास का भी ब्लॉक का मोशन एम डैश के साथ राइट डायरेक्शन में मूव होगा, तो इस पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा वह सूडो फोर्स होगा और उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो चूंकि ये थीटा है तो निश्चित रूप से ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एम ए का जो कंपोनेंट हो जाएगा इस इंक्लाइन, मतलब ट्रेंगुलर ब्लॉक के का इंक्लाइन सरफेस जिस पर कि स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पर क्या होगा, ऊपर की ओर, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ही अपवर्ड डायरेक्शन में एम ए का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा। जबकि वेट जो है इस ब्लॉक का, मास एम है, स्मॉल एम है, ट्रेंगुलर ब्लॉक के
इंक्लाइंड सरफेस पर रखे गए मास स्मॉल एम, जो मास स्मॉल एम लाई करता है, जो स्लिप न करे इस पर इंक्लाइन सरफेस पर ट्रेंगुलर ब्लॉक के, इसका वेट किधर काम करेगा, और वेट तो डाउनवर्ड काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका वेट कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड इस इंक्लाइन सरफेस का एक रिएक्शन फोर्स भी इस ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ट्रेंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि वेट के अगेंस्ट में ब्लॉक स्मॉल एम मास का ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। एम डैश तो इस ट्रेंगुलर ब्लॉक का मास है जिस पर कि स्मॉल एम मास के ब्लॉक को रखा गया है, तो इसका वेट तो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस का होगा वह इंक्लाइन सरफेस और इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से थीटा है उसके परपेंडिकुलर होगा, जिसे कैपिटल एन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ। एंड अब वेट का जो कंपोनेंट होगा, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जरूर है, mg और n, मतलब ब्लॉक स्मॉल m जो इंक्लाइन सरफेस पर रखा है ट्रेंगुलर ब्लॉक के, तो उसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो n और mg का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है, इसलिए mg n के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो कंपोनेंट होगा वेट का जो वर्टिकल कंपोनेंट वह n के जस्ट अपोजिट होगा, जिसके द्वारा वह कंपोनेंट mg का जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, ये भी ज्योमेट्री से थीटा हो जाएगा, मैंने वेट का इस जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की ओर है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, जबकि जस्ट उसके अपोजिट दूसरा एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, तो उस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा होगा, mg cos थीटा। अब mg cos थीटा को बैलेंस कर लेगा कौन, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि n नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है जो कि स्मॉल एम मास के ब्लॉक पर एक्ट कर रहा है, तो वह नॉर्मल रिएक्शन n और वेट का जो कंपोनेंट mg cos थीटा है उसको बैलेंस कर देगा। लेकिन इस वेट mg का अनदर कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो इंक्लाइन सरफेस पर नीचे की ओर काम करेगा, जो बॉडी को स्लिप कराने का प्रयास करेगा, लेकिन यह स्मॉल मास का ब्लॉक इस इंक्लाइन सरफेस पर, ट्रेंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस पर नीचे की ओर स्लिप ना हो, तो उसके लिए क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेट का mg sin थीटा वह डाउनवर्ड काम करेगा, mg sin थीटा डाउनवर्ड काम करेगा, एंड जो सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट है वह किधर काम करेगा, इंक्लाइन सरफेस के लॉन्ग सूडो फोर्स ma का जो कंपोनेंट है वो किधर काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इंक्लाइन सरफेस पर ही अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि mg sin थीटा के जस्ट अपोजिट है। तो बॉडी इस ट्रेंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस पर झुके हुए नस समतल पर नीचे की ओर स्लिप न करे, उसके लिए mg sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स एंड सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट है, सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, क्योंकि सिस्टम राइट जिस डायरेक्शन में सिस्टम मूव करता है, बॉडी मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स काम करता है। तो सिस्टम यहाँ एक सिचुएशन से राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो सूडो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड जब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका भी मतलब सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन है ma लेफ्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही है, मतलब लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, बॉडी का मोशन राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दाईं ओर क्षैतिज दिशा में, तो बाईं ओर क्षैतिज दिशा में यह सूडो फोर्स काम करेगा। तो यह सूडो फोर्स का इंक्लाइन सरफेस से, मतलब ट्रेंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस से कितना एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, ज्योमेट्री से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंगुलर ब्लॉक के इस इंक्लाइन सरफेस का हॉरिजॉन्टल से और हॉरिजॉन्टल टेबल से इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, तो यह भी एंगल थीटा होगा। तो इस सूडो फोर्स ma का जो कंपोनेंट होगा इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में, वह ma cos थीटा होगा, जबकि वेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा एक्ट करता है, ये हम जानते भी हैं, यहाँ भी कर रहा है। तो यह ब्लॉक स्मॉल एम मास का स्लिप ना करे, तो उसके लिए क्या होगा, mg sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइन इज इक्वल टू द अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ द सूडो फोर्स ma का जो सूडो फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज ma cos थीटा, and mg cos theta is the horizontal component of the
weight of the block of mass small m which acts पैरेलल टू द इंक्लाइन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यह एम जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, नस समतल के लॉन्ग नीचे की ओर काम कर रहा है, जबकि ऊपर की ओर एम ए कॉस थीटा इस सूडो फोर्स का वन ऑफ द कंपोनेंट्स है, जो कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो बॉडी स्लिप न करे इस इंक्लाइन सरफेस पर, तो उसके लिए क्या होगा, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, पूरे इंटायर सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन है वह ए है। तो हम इससे हमारा एक्सेलरेशन ब्लॉक का मालूम हो जाएगा थीटा के टर्म में। तो राइट डाउन फॉर द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल ए मास का जो द्रव्यमान का जो ब्लॉक है, पिंड है यहाँ, जो कि ट्रेंगुलर ब्लॉक, जो त्रिभुज की आकृति का जो पिंड है उसके इंक्लाइन सरफेस पर, उसके नत समतल पर रखा गया है स्मॉल एम, तो वह स्लिप न करे डाउनवर्ड। तो फॉर द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम डज नॉट स्लिप डाउनवर्ड ऑन द ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। क्या कंडीशन होगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। वेट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डाउनवर्ड काम कर रहा है वह फोर्स, एंड सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट है एम ए कॉस थीटा, सूडो फोर्स एम ए, जो कि सिस्टम के मोशन या ब्लॉक स्मॉल एम का मोशन, जो कि सिस्टम एम डैश के साथ साथ होगा, जिससे कि बॉडी स्लिप ना करे। तो उस सिचुएशन में एम डैश मास है इसका रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, तो उस सिचुएशन में सूडो फोर्स जो एक्ट करेगा स्मॉल एम मास पर, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस पर रखा है, तो एम ए कॉस थीटा अपवर्ड उसको एम जी साइन थीटा को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो क्या होगा, एम जी साइन थीटा जो वेट का डाउनवर्ड कंपोनेंट है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट तो एम जी कॉस थीटा is balanced by the normal reaction of the inclined surface of the rectangular block। एम जी कॉस थीटा इनसे बैलेंस हो चुका है, तो बॉडी डाउनवर्ड स्लिप न करेगा, मतलब स्मॉल एम मास का, तो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम स्मॉल ए, और यही एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का भी होगा, हैंगिंग मास का भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, एंड ट्रेंगुलर ब्लॉक जिसका मास एम डैश है उसका भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, तभी जाके बॉडी स्लिप नहीं कर पाएगा। तो इंक्लाइन सरफेस पर ट्रेंगुलर ब्लॉक के, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज जी टेन थीटा। एक्सेलरेशन आ गया कितना, जी टेन थीटा, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जो कि किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि ट्रेंगुलर ब्लॉक के साथ ही इस पर रखा हुआ मास मूव करेगा। ऐसे इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यह सिस्टम चूंकि एक स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है अनदर हैंगिंग मास कैपिटल एम से, जिसका मास फाइंड करना है, एंड वह स्ट्रिंग एक फिक्स्ड स्मूथ पुली से होकर के, जो टेबल के अदर एंड पर क्लैंप्ड है उससे होकर के पास करता है। तो जब हैंगिंग मास कैपिटल एम डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो ट्रेंगुलर ब्लॉक जो त्रिभुज की आकृति का जो पिंड है जिसका मास एम डैश है, वह राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड चूंकि स्मॉल एम मास के बॉडी जो इसके इंक्लाइन सरफेस पर झुके हुए तल पर नस समतल पर रखा गया है, तो वह स्लिप न करे, तो उसके लिए क्या होगा कि एक्सेलरेशन स्मॉल एम, मतलब जितना सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, मतलब हैंगिंग जो मास है, हैंगिंग मास एंड ट्रेंगुलर ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी होना चाहिए। तो मतलब ट्रेंगुलर ब्लॉक के साथ साथ स्मॉल एम मास राइट डायरेक्शन में मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन हमारा आया इस कंडीशन से, जिससे कि बॉडी स्लिप ना करे इंक्लाइन सरफेस पर ट्रेंगुलर ब्लॉक के, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा, दैट इज स्मॉल ए इक्वल टू जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन स्मॉल एम मास के ब्लॉक का आ गया, जो कि इंक्लाइन ट्रेंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस पर रखा है, लेकिन यही एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का भी होगा, क्योंकि सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन है। तो
ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम से मतलब हैंगिंग मास पर विचार करें, उसके डाउनवर्ड मोशन पर, एंड उसके बाद इस सिस्टम के मोशन पर जो टेंगुलर मास, जिसका टेंगुलर ब्लॉक जिसका मास एम डैश है, एंड इस पर जो मास स्मॉल एम रखा है वो साथ साथ मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से डाउन राइट डायरेक्शन में, जिसे शो किया गया है डायग्राम में। तो उस सिस्टम पर भी विचार करेंगे, उसके मोशन पर भी विचार करेंगे, लेकिन पहले हम दो इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते। पहला इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते हैं डाउनवर्ड मोशन ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक के लिए, एंड दूसरा है पूरे सिस्टम के लिए टेंगुलर ब्लॉक प्लस स्मॉल एम जिसका मास कैपिटल एम, सॉरी टेंगुलर ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम डैश है, एंड जो उस पर स्मॉल उस पर जो ब्लॉक रखा है स्मॉल एम मास का, तो दोनों एक साथ मोशन करेगा, तो उसके कंबाइंड मोशन पर हम विचार कर लेंगे। तो एक और इक्वेशन, अनदर इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा, उसमें ए का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा जो कि जी टेन थीटा आया है इस कंडीशन से। तो नाउ फॉर यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द हैंगिंग मास कैपिटल एम फॉर इट्स डाउनवर्ड मोशन, फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ हैंगिंग मास कैपिटल एम, टेंशन एक्स इन द स्ट्रिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो फोर्सेस सेट करेंगे इस हैंगिंग मास पर वह इसका वेट होगा, अर्थ के द्वारा जो फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड वह वेट के इक्वल होगा एम जी। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमने स्मॉल ए शो किया है, एंड जो फोर्स रिएक्शन फोर्स के रूप में स्ट्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वह क्या है, कैपिटल टी टेंशन है। तो इस हैंगिंग मास पर टू फोर्सेस एक्ट करेंगे, वेट एम जी डाउनवर्ड एंड टेंशन स्ट्रिंग के द्वारा जो फोर्स काम करेगा रिएक्शन फोर्स, टेंशन काम करेगा अपवर्ड। लेकिन बॉडी का मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड काम करेगा, जो कितना होगा एम जी इफेक्टिव होगा बॉडी का, चूंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तब ये टेंगुलर ब्लॉक प्लस उस पर जो मास है वह राइट डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एम जी माइनस टी इक्वल टू क्या होगा, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए। यहाँ पर एक्सेलरेशन तो हमारा ए इक्वल टू जी टेन थीटा मालूम हो गया, पहला कंडीशन। अब फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से हम हैंगिंग मास कैपिटल एम के डाउनवर्ड मोशन पर विचार करें, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा फॉर द मोशन ऑफ हैंगिंग मास कैपिटल एम in the downward direction, resultant force acting on the hanging mass is mg, weight of the hanging mass minus t, जो स्ट्रिंग के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स काम करेगा वेट के अगेंस्ट में, तो mg माइनस टी अपवर्ड है तो mg में से t को माइनस करेंगे, mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन m इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल ए। यहाँ पर भी स्मॉल ए जो कि हैंगिंग मास का एक्सेलरेशन है एंड पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है स्मॉल ए। तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन भी स्मॉल एम ब्लॉक का एक्सेलरेशन के रूप में वही होगा जो कि पूरे सिस्टम का है, मतलब कैपिटल एम का या टेंगुलर ब्लॉक का। तो ए के लिए वैल्यू भी आ चुका है, ए इक्वल टू स्मॉल जी इंटू टेन थीटा, वेयर स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मोशन ऑफ द हैंगिंग मास के लिए रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड ही काम करेगा, एम जी माइनस टी, वेट माइनस टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब लास्ट में हम इस टेंगुलर ब्लॉक एंड प्लस उस पर जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा है उसका मतलब उसका कंबाइंड सिस्टम का हम मोशन टुवर्ड्स राइट उस पर विचार करें। तो इस पर तो इससे मूव कराने वाला फोर्स कौन सा होगा, इसे मूव कराने वाला फोर्स जो होगा वह निश्चित रूप से इस ब्लॉक पर जो मास फोर्स काम करेगा वह इस स्ट्रिंग में जो प्रोड्यूस हुआ रिएक्शन फोर्स टेंशन है वही फोर्स इसे अब राइट डायरेक्शन में मूव कराएगा। मतलब फॉर द motion of the system that is triangular block and the small block of mass small m lies on it, तो दोनों का एक साथ मोशन होगा जिससे कि स्मॉल एम मास इस ट्रायंगुलर मास से स्लिप कर नीचे स्लाइड नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में अब इसका जो कंबाइंड मोशन होगा सिस्टम का एम डैश ट्रायंगुलर ब्लॉक है उसका मास एम डैश एंड उस पर रखा हुआ अनदर ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है जो कि स्लिप न करना है, तो उस पर जो उसे मोशन कौन कराएगा, टेंशन ही कराएगा। इस पर जो फोर्स काम करेगा फॉर द मोशन ऑफ द सिस्टम दैट इज ट्रायंगुलर ब्लॉक एंड ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, तो उसका राइट डायरेक्शन में मोशन के लिए एक अनदर इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, एंड जो कि टेंशन के द्वारा ही
मतलब जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसके द्वारा ही मोशन होगा सिस्टम का। सिस्टम का मतलब टेंगुलर ब्लॉक एंड उस पर रखा गया स्मॉल एम मास का ब्लॉक, दोनों का क्योंकि स्लिप ना करना है तो दोनों साथ साथ मोशन करेंगे। तो फॉर एंड फाइनली फॉर द मोशन ऑफ द सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम का मोशन पर विचार कर रहे हैं यहाँ। सिस्टम फॉर द मोशन ऑफ द सिस्टम, मास जो ट्रायंगुलर ब्लॉक मास एम डैश एंड उस पर रखा गया मास स्मॉल एम। तो दोनों को मूव कराने वाला फोर्स कौन है? टेंशन ही है। यहाँ जो टेंशन फोर्स है वही मूव करा रहा है। तो T इक्वल टू यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ट्रायंगुलर ब्लॉक का मास एम डैश है प्लस उस पर रखा गया जो मास स्मॉल एम है, तो कंबाइंड मास एम डैश प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के बाहर स्मॉल ए। से इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस टी का वैल्यू, टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस टी का वैल्यू पुट कर दिया जाए इक्वेशन 2 में, और उसके बाद जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा उसमें इक्वेशन 1 से ए का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो हमें रिजल्ट आ जाएगा, मतलब हैंगिंग मास जो स्ट्रिंग से लटकता हुआ मास है इस टेबल के अदर एंड से होकर, तो उस मास कैपिटल एम का वैल्यू मालूम हो जाएगा, जो कि ट्रायंगुलर ब्लॉक पर रखे गए स्मॉल एम मास को स्लिप करने से, नीचे स्लिप करने से रोकेगा, डाउनवर्ड स्लिप करने से रोकेगा, जो कि प्रॉब्लम में पूछा गया है। तो नाउ वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 3 T इक्वल टू m डैश प्लस m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए, ट्रायंगुलर मास, ट्रायंगुलर ब्लॉक जिसका मास m डैश है एंड उस पर रखा गया मास जो ब्लॉक है, उस पर रखा ट्रायंगुलर ब्लॉक पर रखा गया जो ब्लॉक है उसका मास स्मॉल m है। तो दोनों का कंबाइंड मोशन के लिए राइट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन के साथ जो फोर्स लगेगा, फोर्स कौन सा उसे मूव कराएगा? जो स्ट्रिंग में टेंशन है वही फोर्स इसे राइट डायरेक्शन में मूव कराएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, T इक्वल टू अंडर ब्रैकेट m डैश प्लस स्मॉल m, ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट को बंद कर दिया एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ए, इस ब्रैकेट के बाहर एक्सीलरेशन ए है, फोर्स इंटू एक्सीलरेशन। टेंशन भी क्या है? फोर्स ही है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए, मतलब T बराबर पुटिंग T इक्वल टू अंडर ब्रैकेट m डैश प्लस स्मॉल m, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई ए इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब LHS में पुट करना है, सेकेंड टर्म में पुट करना है इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 कहाँ से ऑब्टेन हुआ था? हैंगिंग मास का, जिसका हैंगिंग मास, जिसका मास मालूम करना है कैपिटल है, उसका डाउनवर्ड मोशन के लिए mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें सेकेंड टर्म में टी के जगह mg माइनस टी जो टर्म है, तो टी का वैल्यू इक्वेशन 3 से यहाँ पुट कर दिया जाए। उसके बाद एक अनदर इक्वेशन ऑब्टेन होगा, उसमें हम ए का वैल्यू जो ऑब्टेन किए हैं ब्लॉक, ट्रायंगुलर ब्लॉक पर रखा गया ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है, उसके एक्सीलरेशन के लिए, हालांकि वह एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का भी होगा, m डैश का भी होगा और हैंगिंग मास का भी होगा। तो ए इक्वल टू जी tan थीटा है, स्मॉल जी tan थीटा उसे पुट कर देंगे। तो पुट कर दिया जाए यूजिंग 3 इन इक्वेशन 2, मतलब टी का वैल्यू इक्वेशन 3 से m डैश प्लस स्मॉल m अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई ए को पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो यूजिंग you can write using equation 3 in equation 2, LHS of equation 2 सेकेंड टर्म में t के जगह रिप्लेस करना है, mg इक्वल्स टू, सॉरी यह क्या होगा? नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 2 इज mg, पहला टर्म इक्वेशन 2 का mg है, माइनस टी के जगह माइनस m डैश अंडर ब्रैकेट m डैश प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल a इक्वल्स टू कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए, और mg कैपिटल M स्मॉल g इक्वल्स टू, अब इस टर्म को सेकेंड टर्म जो जिसके पहले माइनस साइन है उसे RHS में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो टेकिंग द सेकेंड टर्म माइनस m डैश प्लस m अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू द RHS ऑफ दिस इक्वेशन, तो वी गेट mg इक्वल्स टू, ए तो कॉमन है सब थी में, RHS में भी कैपिटल M इंटू ए है, LHS में सेकेंड टर्म में कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई ए, माइनस है RHS में जाके प्लस हो जाएगा, तो ए कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म में, स्मॉल m डैश प्लस स्मॉल m वाला टर्म इंटू ए एंड RHS में जो पहले से टर्म है m, तो दोनों में ए कॉमन हो जाएगा। तो वी कैन राइट m डैश प्लस स्मॉल m
प्लस कैपिटल एम, तीनों को ब्रैकेट में रख दें, ए को कॉमन कर लिया जाए, इंटू स्मॉल ए। अब ए की जगह इक्वेशन 1 से जी टेन थीटा पुट कर दिया जाए, जो कि हमने शुरू में ही ऑब्टेन किया आरएचएस में, इस इक्वेशन के आरएचएस में। यह इक्वेशन अब 4 हो गया। अब 4 के आरएचएस में ए की जगह रिप्लेस कर दिया जाए जी टेन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पुटिंग यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, दैट इज पुटिंग ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एम जी, एलएचएस में तो एम जी है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल जी, जो हैंगिंग मास कैपिटल एम है उसका वेट है, लटकने वाले मास का वेट है, इक्वल्स टू एम डैश प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, स्मॉल जी इंटू टेन थीटा। अभी भी इक्वेशन 1 बोर्ड पर है, तो स्मॉल ए की जगह जी, स्मॉल जी टेन थीटा। अब यहाँ पर जी एंड जी कैंसिल हो गया बोथ साइड्स में। हमें कैपिटल एम मालूम करना है, कैपिटल एम तो एलएचएस में बचा, लेकिन आरएचएस में भी कैपिटल एम वाला टर्म है, यहाँ कैपिटल एम वाला कैपिटल एम का टर्म है एंड टेन थीटा बाहर में मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, एम माइनस एम टेन थीटा, मैंने कैपिटल एम टेन थीटा वाले टर्म को एलएचएस में कर दें, तो ब्रैकेट हटा करके मैंने इसके लिए, उस टर्म के लिए, और कैपिटल एम माइनस कैपिटल एम इंटू टेन थीटा, कैपिटल एम इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू आरएचएस में क्या रहा, आरएचएस में एम डैश प्लस स्मॉल एम है, दो टर्म रहा, टू मासेस। एम डैश ट्रायंगुलर ब्लॉक का मास है, जबकि उस पर उसके इंक्लाइन ट्रायंगुलर ब्लॉक के इंक्लाइन सरफेस पर रखे गए ब्लॉक का मास स्मॉल एम है। तो दोनों का कंबाइंड मास एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा तो अभी भी आरएचएस में है, तो एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू टेन थीटा। अब हम रिजल्ट के बहुत क्लोज हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एम कॉमन ले लिया जाए, एम तो मालूम करना है, एलएचएस में एम कॉमन कर दिया जाए, आरएचएस में एम वाला टर्म गया है, ये आरएचएस में जो ब्रैकेट में 3 मासेस है, एम डैश प्लस से स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ब्रैकेट क्लोज इंटू टेन थीटा है, तो कैपिटल एम इंटू टेन थीटा, ब्रैकेट हटाकर कैपिटल एम टेन थीटा को हमने एलएचएस में कर दिया। एलएचएस में बचा है जी से जी कैंसिलेशन के बाद स्मॉल जी से स्मॉल जी कैंसिलेशन के बाद कैपिटल एम, तो और एम भी यहाँ कॉमन हो जाएगा, कैपिटल एम 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एम डैश अंडर ब्रैकेट एम डैश प्लस स्मॉल एम ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू टेन थीटा। हमें मालूम करना है एम, कैपिटल एम, देयरफॉर कैपिटल एम इक्वल्स टू एम डैश अंडर ब्रैकेट एम डैश प्लस स्मॉल एम ब्रैकेट क्लोज्ड टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। यह आंसर भी हो सकता है मास एम का, लेकिन बुक का आंसर थोड़ा डिफरेंट है कॉट थीटा के टर्म में। तो इस इक्वेशन में सपोज किया जाए इक्वेशन यह 5 है, मास तो मालूम हो चुका है, हैंगिंग मास कैपिटल एम, लेकिन बुक का जो आंसर है कॉट थीटा के टर्म में है। तो इक्वेशन 5 जो हमने ऑब्टेन किया, कैपिटल एम इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट एम डैश प्लस स्मॉल एम ब्रैकेट क्लोज टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। तो इसमें टेन थीटा एंड टेन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया जाए, या डिनोमिनेटर में टेन थीटा कॉमन कर लेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा माइनस टेन थीटा, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। तो लास्ट अब मतलब इस कैपिटल एम मास का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ हैंगिंग मास कैपिटल एम, but बुक्स आंसर इज इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, बुक आंसर कॉट थीटा के टर्म है, उस टर्म में भी हम ले आते हैं। देयरफॉर कैपिटल एम हैंगिंग मास, वैल्यू ऑफ द हैंगिंग मास कैपिटल एम इक्वल्स टू, तो टेन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आरएचएस में हम डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में मतलब इक्वेशन 5 के आरएचएस के न्यूमरेटर में जब टेन थीटा से डिवाइड करेंगे टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड आरएचएस में करेंगे टेन थीटा से तो इस टर्म में करना होगा, तो 1 बाई टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई टेन थीटा, तो टेन थीटा बाई टेन थीटा 1 हो जाएगा। तो वी कैन राइट एम इक्वल्स टू एम डैश प्लस स्मॉल एम एंड टेन थीटा था, तो टेन थीटा को हमने टेन थीटा बाई टेन थीटा, तो यह कैंसिल होकर क्या होगा, न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दिया टेन थीटा से, ये तो कैंसिल होकर के 1 हो गया, एंड डिनोमिनेटर में करेंगे तो बोथ टर्म्स में करेंगे, तो 1 बाई टेन थीटा माइनस
tan थीटा बाई tan थीटा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS बाई tan थीटा। न्यूमरेटर के सेकंड टर्म में tan थीटा बाई tan थीटा 1 हो गया, एंड ऊपर में न्यूमरेटर में m डैश प्लस m tan थीटा बाई tan थीटा वहाँ भी खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो m डैश प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई 1 बाई tan थीटा इज cot थीटा minus 1। Answer, this is the value of capital M, that is hanging mass. Value of hanging mass capital M is equal to, final answer, m dash plus small m divided by cot theta minus 1, where theta is the angle of inclination of the incline of the triangular block with the horizontal। triangular block जो त्रिभुज की आकृति का ब्लॉक दिया हुआ है, तो उसके इंक्लाइन सरफेस का झुका हुआ जो तल है समतल, उसका क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल टेबल जिस पर वह ट्रायंगुलर मास रखा है उससे झुकाव कोण है, इंक्लिनेशन है थीटा। m डैश इस ट्रायंगुलर मास का है, ट्रायंगुलर ब्लॉक का मास है, एंड इस पर रखा हुआ जो ब्लॉक है ट्रायंगुलर ब्लॉक का इंक्लाइन सरफेस पर जो रखा गया मास है उसका मास स्मॉल m है। तो कैपिटल M इक्वल्स टू हैंगिंग मास जो लटक रहा है स्ट्रिंग से, पुली से होकर, फिक्स्ड पुली से होकर, तो उसका मास कैपिटल M कितना हो गया, m डैश प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस 1, जो कि हैंगिंग मास का वैल्यू है, मतलब हैंगिंग मास कैपिटल M जो पूछा गया था प्रॉब्लम में उसका आंसर है कैपिटल M इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस 1। इसी के साथ यह वीडियो अब कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। एस सी वर्मा साहब का बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का यह चैप्टर 5 पार्ट 1 का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का, इस चैप्टर का सॉल्यूशन के अलावा यह जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम 33 का किया गया इस वीडियो में, यह इस चैप्टर का पार्ट 3 है, दैट इज वीडियो यह इस चैप्टर का मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 का पार्ट 13 है, दैट इज वीडियो नंबर 13 है। इसके पहले भी 12 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब में, फिजिक्स क्वांटम क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल में। लेकिन इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बहुत से चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स का मैंने सॉल्यूशंस किया है, जिनके वीडियोज भी पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में, यूट्यूब चैनल में। तो मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस का प्लेलिस्ट से सर्च कर रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं जिनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अब तक किए जा चुके हैं उनके वीडियोज को आप सभी वॉच कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो 12 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर, ऑल 3 चैप्टर्स के वीडियोज हमने अपलोड किए हैं। कैपेसिटर वाले चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स बाकी हैं, लेकिन गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तो कंप्लीट है। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 60 प्रॉब्लम्स तक का सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्यूशंस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लगभग कंप्लीट है, जो सिलेबस में है इंक्लूड। उसका टाइम कांस्टेंट वाला हमने नहीं किया है अभी, तो आरसी सर्किट वगैरह का। लेकिन जो सर्किट जो मेन सिलेबस में है, जो IIT JEE चाहे या क्लास 12 फिजिक्स या नीट, वो सब कर चुका हूँ। ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट का भी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का भी के भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ है, हालांकि उसमें कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो इसके अलावा 11th फिजिक्स में भी, क्लास 11 फिजिक्स के भी अदर ऑल मतलब जो शुरू के चैप्टर्स हैं उनका भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 के बुक का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया गया है। एंड जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जारी रहेंगे, अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू so much।